कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग की, जो दिन प्रतिदिन और भयानक होती जा रही है। दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। जंग को रोकने के लिए ना तो अमेरिका और ना ही अरब देश कोई ठोस प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इजराइल का पहले हमास, फिर हुती और फिर ईरान और अब हिजबुल्लाह के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने का असर भारत पर पड़ना लाजमी है। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। उस इलाके में तैनात रहे डिप्लोमेट डॉक्टर अनिल तिरुगनायत और सामरिक मामलों के जानकार मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव। डॉक्टर अनिल, पहले आपसे मेरा सीधा सवाल है कि पश्चिम एशिया में हालात पहले से बिगड़े हुए हैं, हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जिस तरह से इजराइल अब हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, जो वेस्ट एशिया रीजन जिसको फॉरेन पावर्स उसको मिडल ईस्ट की तरह कहती हैं, ये हमेशा से एक बड़ा वॉलेटाइल रीजन रहा है। बहुत रिच रीजन है, बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिक है, मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और भारत के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड है। हमारे 9 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेड वगैरह। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप कहें तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वहाँ की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हमारे लिए एक अहम किरदार निभाती है। अब चूंकि रीजन में सबसे बड़ी समस्या रही है हमेशा से पैलेस्टीनियन इशू की, पिछले 100 साल से चला आ रहा है ये, और उसका कोई हम अभी तक कोई भी सोल्यूशन नज़र नहीं आता है। कई सारे एग्रीमेंट्स हुए और उसी वजह से पहले 4 बड़े वॉर्स हुए स्टेट पावर्स के बीच में, और पिछले 5 वॉर जो हुए हैं वो है हमास और इजराइल के बीच। जो हमास है नॉन स्टेट एक्टर है, जो प्रिटेंड करती है एक स्टेट बनने के लिए गाजा में, और इजराइल जो है वो नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव करता है। ये एक बड़ी खास बात है। तो आज आपने देखा कि जो टेररिस्ट अटैक हमास ने किए कि पैलेस्टीनियन कॉज के लिए, क्योंकि सारी जो अरब कंट्रीज हैं वो नॉर्मलाइज करते जा रहे थे रिश्ते, तो अब इजराइल के साथ में अगर सऊदी अरेबिया भी नॉर्मलाइज कर लेता अपने, तो पैलेस्टाइन इशू खत्म हो जाता। उसलिए उनका सबसे बड़ा एक कारण ये था कि किस तरह से इसको रोका जाए, और यही उन्होंने करने के लिए किया ये अटैक। मेनली उनको खुद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये अटैक इतना सक्सेसफुल होगा कि वो 1200 इजरायलियों को मार देंगे, 250 को हॉस्टेजेस ले लेंगे, जो की बन गए उनके आज तक के लिए। इजराइल भी एक गुमान में था कि हमारी तो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, सबसे बड़ी आर्मी है, हम तो कभी भी इनको ख़त्म कर सकते हैं। पीछे कभी कोई वॉर 11, 12, 20 दिन से ज़्यादा नहीं चला। तो इस बार जो है उन्होंने देखा कि 1 साल हो गया लगभग होने वाला है, और उसके बावजूद उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हमास को हम ख़त्म करें किसी तरह, वो नहीं हुआ। असली लड़ाई जो है आज की डेट में इजराइल और ईरान के बीच में है, और ईरान की जो मेन प्रॉक्सीज हैं वो है हिजबुल्लाह, जो सबसे पावरफुल है इनमें से, दूसरी है हमास, तीसरी है हूती। हूतीज जो है वो भी बहुत डेंजरस हैं। उन्होंने देखिए सऊदी अरेबिया को भी एक तरह से नीचे लाके दिखा दिया। पूरे 27 अरब कंट्रीज की फौज उनसे लड़ती रही और वो नहीं आज तक काबू पाए उनके बाद में। अब उन्होंने भी वो करना पड़ा। इजराइल के अंदर जाकर के उन्होंने अटैक किया है,
हुतीज ने तेल अवीव तक। इल्लात जो इजराइल का बड़ा पोर्ट है वो बैंकरप्ट हो गया, शिपिंग बंद हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी दुनिया के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। और जो अब ये हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई है, इसमें एक सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूँ, देखिए इजराइल अपना डिफेंड करना चाहता है, सारी दुनिया उसको मानती है। जब टेरर अटैक हुए सारी दुनिया ने उनको सपोर्ट किया, सिंपैथाइज किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। उसके बाद जिस तरह से 40-50 हजार लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, डिस्प्लेस लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं बार बार, तो एक तरह से मोइंग द ग्रास वाला जो उनका अप्रोच है, जनरल साहब ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, वो चल रहा है उसके अंदर में। लेकिन अब हिजबुल्लाह जो है वो भी सपोर्ट कर रहा था। जब उनके लीडर्स को मारा गया तो उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया इसको लेकर के। तो अभी जो हुआ है उसमें जो इस वक्त मैं कहूँगा कि पारी में इजराइल हावी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर तीनों ये देश, तीनों ये 3H जिसको बोलते हैं, या चौथा है इराक के अंदर है कताब हिजबुल्लाह और ईरान, ये चारों मिलकर के अगर आते हैं तो आप देखिए कि वेस्ट एशिया पूरा बर्न करना शुरू कर देगा। और वो सबके लिए खतरा है। लेकिन इधर जो है इजराइल जो है जिस तरह से निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह पर, लगातार जिस तरह के हमले हो रहे हैं सर, उसको कैसे देख रहे हैं सर आप? हाँ, नहीं वो तो भाई देखिए ऐसा है कि इजराइल जो है वो तो छोड़ेगा नहीं। उनका तो ये है कि ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, कोई बड़ा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी एरिया हो। नॉर्दर्न इजराइल जो है इस वक्त डायरेक्ट अटैक में है काफी दिनों से, उनके भी लोग मारे जा रहे हैं और सारी खबरें तो आती नहीं है, आप जानते हैं पूरी बाहर कितने लोग कहाँ मर रहे हैं, क्या उनका हो रहा है, सब बात इजराइल थोड़ा ना बताता है। तो उनके भी काफी लोग मारे गए, पहली बार अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव बीन डाइंग जो इजराइल के। तो ये हिजबुल्लाह जो है उनके पास में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल्स हैं कहते हैं, और अब उन्होंने वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी यूज करना शुरू कर दिया, कुछ ईरान से काफी कुछ आ गया है उनके पास असला। तो ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है काफी हद तक। लेकिन चूंकि इजराइल जो है टेक्नोलॉजिकली और मोस्ट पावरफुल आर्मी है, मोस्ट फोकस्ड आर्मी है, बैटल हार्ड आर्मी है, तो मैं ये समझता हूं कि वो कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की है, क्या इजराइल ये सब करके सिक्योर हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। जनरल सिवाच, आपसे समझना चाह कि हिजबुल्लाह को कमर तोड़ने की इजराइल ने ठान ली है, जैसा उसने हमास के साथ किया, लेकिन हिजबुल्लाह भी हार नहीं मान रहा है, हथियार नहीं डाला, वो अभी लगातार जो है इजराइल पर हमले किए जा रहा है। हाँ बिल्कुल रजी, देखो सच्चाई ये है कि एक प्रकार से जो हमला किया था हमास ने 7 अक्टूबर को, एक सरप्राइज कर दिया था इजराइल को और 1200 के करीब लोगों को मारा, 250 के करीब को वो एक प्रकार हॉस्टेज बना के ले गए। तो इसका मतलब ये था कि ये इजराइल ने सपने में नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है। तो अब ये सच्चाई है कि अब जब इजराइल वर्सेज हमास चली हुई है तो ये एक्चुअल इजराइल वर्सेज ईरान है, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो हमास जो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है और हिजबुल्लाह और होती जो हैं एक प्रकार से सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, उल्टा है कि जो आपका हमास जो है वो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है और हिजबुल्लाह और होती जो है वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है। अब सच्चाई यह है कि अब जो लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच के अंदर, वो इजराइल को लगता है कि हमास की हमने 70 से 80% के करीब मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया है, क्योंकि पूरा तो इसको करना मुश्किल है क्योंकि वहां टनल डिफेंस अभी भी है, मगर ऐसा उनको लगता है कि अगले कुछ एक सालों तक वहां से कोई भी थ्रेट आएगी नहीं हमास की तरफ से। मगर जो हिजबुल्लाह और होती हैं वो अभी भी सक्रिय हैं। अगर आप हिजबुल्लाह और हमास की तुलना करें, जो कि हिजबुल्लाह जो कि बेसिकली एक प्रकार से शिया मिलिटेंट ग्रुप है, वो हमास से 3 से 4 गुना पावरफुल है। उसके पास 1.5 से लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, 1 लाख के करीब उसके लड़ाकू हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। अगर वो आप ये सोचे कि हमास के बीच में और इजराइल के बीच में कोई समझौता हो जाए और हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई ना हो, तो वो तो सबसे बड़ी एक प्रकार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हिजबुल्लाह तो एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा जब तक हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी कम ना कर दे, वो लड़ाई करता रहेगा। और वो चाहता है कि कहीं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आए हिजबुल्लाह के साथ और वो उसको
बिल्कुल इतना कमजोर कर दिया जिस प्रकार से उसने हमास को किया। अगर वो नहीं करता तो आने वाले समय में हिजबुल्लाह उसके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि बॉर्डर मिलता है। नदन जो इजराइल है वहां से 50 से 60 हजार लोग पलायन कर चुके हैं। तो ये सच्चाई है, ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। और अब ये बात ऐसी है कि इजराइल को पहले तो सेटबैक मिले, क्योंकि जिस प्रकार से हमला किया हमास ने, मगर अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है। जिस प्रकार से पेजर्स हैं, जिस प्रकार से वॉकी टॉकी, जिस प्रकार से एक के बाद एक कमांडरों को चुन के मारा जा रहा है। आप देखिए इब्राहिम रासी को मारा, जो कि एक प्रकार हमास के लीडर थे, तेहरान में मारा गया। उसके बाद फाऊज शकूर को मारा गया जुलाई के अंदर बैरूत। और अब जो जिस प्रकार से जो अपना इब्राहिम अकील है, जो कि रिडवान फोर्स कमांडर था, जिसके ऊपर $7 मिलियन का एक प्रकार प्राइज बनी अमेरिका ने रखा है, क्योंकि वो जो बैरूट की एक जो बॉम्बिंग थी उसमें इन्वॉल्व था, जिसमें 63 लोग मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि अब इजराइल ने हमास से फोकस हटा के हिजबुल्लाह की तरफ फोकस कर लिया है। अब बात आती है होती रेबल का क्या होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होती रेबल भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है रेड सी के अंदर। वो जो है कमर्शियल शिप को जाने नहीं दे रहा। उसके पास कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल भी ले ली, उसने भी नुकसान किया इजराइल। उसके बाद हिजबुल्लाह के बाद इजराइल का फोकस होती रिबल पे भी होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि होती रिबल इसी तरीके से रहे, उसको आगे थ्रेट डालेगा। अब बात आती, क्या ये लड़ाई बढ़ के ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर डायरेक्ट ईरान इन्वॉल्व नहीं होगा। उसकी वजह है क्योंकि ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। ईरान को मालूम है कि अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो अमेरिका इसके साथ आ जाएगा। उसके 2 यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो रेड सी में, यूएसएस ईस्टनहोर और यूएसएस रूजवेल्ट। अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें तो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी इजराइल और अमेरिका के मिलाने में बहुत कमजोर है। तो ईरान ऐसी गलती नहीं करेगा। जो प्रेसिडेंट जस्कीन आए वो समझते हैं इसको, तो वो क्या करेगा, ईरान जो है वो लड़ेगा अपने प्रॉक्सी से। उसके प्रॉक्सीज हैं जो कि एक प्रकार से हिजबुल्लाह है, हमास है, होती रेबल है, और जो उसके एक मिलिटेंट ग्रुप जो दूसरे हैं, एक सीरिया के अंदर और इराक में, उनसे लड़ेगा, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। मगर यह सच्चाई है कि इजराइल इस लड़ाई को इतनी जल्दी बंद करने वाला नहीं है। हमास के साथ जो बात सोच रहे थे कि कोई ना कोई सीज फायर होने वाला है, वो उसके चांसेस नहीं लगते। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बढ़ेगी और हिजबुल्लाह को जब तक वो खत्म नहीं करेगा लड़ाई को नहीं, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली भी नेतन्याहू को सूट करता है, क्योंकि उसको पता है जितनी देर ये लड़ाई रहेगी उसको फायदा है। क्या इजराइल चाहेगा कि ईरान इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए डायरेक्ट? बिल्कुल चाहेगा। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से ईरान इसके अंदर आ जाए, क्योंकि उसको मालूम है अगर ईरान आ जाता है तो अमेरिका हमारे साथ आएगा, उसके पास कोई चौथ नहीं, और फिर आने वाले समय के लिए हम ईरान को काफी हद तक नुकसान कर देंगे। तो ऐसा लगता है आज की तारीख में लड़ाई बढ़ेगी, ये बढ़ेगी इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, और होती रेबल भी फायर करते रहेंगे, हमास भी करेंगे, मगर ये लड़ाई इतनी नहीं बढ़ेगी कि ईरान वर्सेस इजराइल हो जाए। इसके चांसेस कम नजर आते हैं। राजीव, डॉक्टर तुर्गनाथ, इसको कैसे देखते हैं कि पहले इजराइल ने कहा कि अब जो लड़ाई जो है ये दूसरे चरण में शिफ्ट हो रहा है, गजा से पूरा फोकस हिजबुल्लाह हो गया, अब इजराइल ये कह रहा है कि जो उसके लोग विस्थापित हुए हैं वो उनको बसाएगा, फिर से 60,000 लोगों को प्राथमिकता दे रहा है, और कह रहा है कि जो हमारे दुश्मन है हम उसको चैन से सांस नहीं लेने देंगे। इजराइल का ये कहना है, कैसे देख रहे हैं आप? और उसके चक्कर में यह भी हो रहा है कि लेबनान में जो सिविलियन भी लोग हैं बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। देखिए, इस सब में सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो ये है कि लेबनान जो जिसकी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है वहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है जी। उसका इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, वो कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह चूंकि वहाँ रेजिडेंट है, वो पॉलिटिकल उसके अंदर भी हैं, और वो पूरी एक आर्मी है। अगर आप लेबनान विजिट करें तो एक आधे हिस्से में लेबनान के सिर्फ येलो फ्लैग्स नज़र आते हैं, और पूरा ऐसा कंट्रोल नज़र आता है कि जैसे ये एक अलग ही आर्मी है, अलग ही कंट्री है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि जो इजरायलीज हैं वो जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, 60-70 हज़ार जो वहाँ से डिस्प्लेस करके आजकल होटल्स में जगह जगह उनको रखा हुआ है, वो एक डोमेस्टिक बड़ा इशू हो गया कि भाई आप अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो नेतन्याहू ऐसा कहा है कि नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिकल जो लाइफ है वो भी खतरे में है,
क्योंकि शुरू से अब तक ये था कि कब वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वॉर को, उसको फायदा है इस चीज से, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली अगर मान लीजिए वो हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर किसी तरह विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जो उनके धब्बा लगा हुआ है अक्टूबर 7 का, वो उसको धो पाएंगे और उससे वो, और नेतन्याहू जो है बहुत बड़ा वॉरियर और सर्वाइवर, पॉलिटिकल सर्वाइवर है। 20 साल से ऐसे नहीं रहा उसने किया, तो अभी उसको पता है और अमेरिका वो जानता है कि इस वक्त इलेक्शंस में है, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर वॉर बढ़ता है, जैसे जनरल साहब ने कहा, ईरान के साथ बढ़ाना चाहता है वो जरूर, तो उससे दो चीज होगी, एक तो ईरान का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा वो जबकि अगर मान लीजिए दूसरे कंट्रीज नहीं आते, बिकॉज फिर देन एक सिनारियो बिल्कुल बदल सकता है। अगर और कंट्रीज भी आएंगे, मतलब मिसाइल इधर उधर जाने लगेंगी, कई कंट्रीज उसके अंदर तबाह हो जाएंगे। आपने देखा कि हुतीज ने जरा मिसाइल डाली है, 50% सऊदी अरेबिया का ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गया, अबू धाबी तक उन्होंने अटैक कर दिया। उस वक्त में तो उनके पास ये हाइपरसोनिक भी नहीं थी, तो वो सब इधर उधर मारना शुरू कर दिया अगर, तो पूरा बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कोई नहीं चाहता है कि वॉर आगे बढ़े, एस्केलेट। लेकिन इजराइल जो भी इसको जिससे खतरा है उनको कम करना चाहता है। अब वो बार बार ये कहता है कि मैं जो 70,000 लोग हमारे बाहर हैं उनको मुझे वहां ला करके स्थापित करना है वापस। अब आप स्थापित तो तभी कर सकते हैं जब शांति होगी वहां पर बॉर्डर के ऊपर। तो बॉर्डर पे शांति करने के लिए है कि ओवर पावर करना है हिजबुल्लाह को। लेकिन मेरा मानना जो है, और अब तक आप 75-100 साल से आप जिन्होंने फॉलो किया है वो देखेंगे कि ये सब बड़ा टेम्परेरी है। अभी तक इजराइल ये नहीं सोच रहा था कि 2021 के बाद हमास हम पे फिर से अटैक कर सकता है। आप सोच लीजिए, और हमास ने उसके बाद इतना बड़ा अटैक किया और आज की डेट में 1 साल होने को जा रहा है, आप अभी तक पूरे वो 380 किलोमीटर का एरिया उसको आप कवर नहीं कर पाए, पूरा कारपेट बॉम्बिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद। तो लिमिटेशंस उनको अपनी पता है। आज की डेट में उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकली जैसे पेजर और ये सब इस्तेमाल किया है, अब इसका यूएन ने कंडेम किया क्योंकि इसका सिविलियन यूज है। कोई भी ऑर्डिनरी आदमी जा रहा है किसी मार्केट प्लेस में, अगर चल गया तो कितने इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। आप एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, उसको लेकर के आप पता लगा आपका वो ब्लो हो गया, तो कितने हर जगह समस्या होने वाली है। तो ये चरण दूसरे फेज की बात वो कर रहा है इजराइल का, ये है कि फाइट टू द फिनिश। लेकिन जनरल सिवाच, इजराइल डिफेंस फोर्स जो कार्रवाई करता है वो कहता है कि टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक जिसको कहता है, ये बेसिकली है क्या? वो कहता है कि जहां उसका टारगेट है उसी के को हिट करता है, लेकिन उसके जद में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देखो, सच्चाई ये है कि राजीव, ये तो उसका एम है कि भाई रियल टाइम इंटेलिजेंस हासिल करके और बिल्कुल टारगेट को हिट करना, और किया है। देखो, ज़्यादातर उसके अंदर कोलेटरल डैमेज तो इसलिए होता है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एक आदमी को मारे। अब जिस प्रकार से ने अभी इब्राहिम अकील को मारा है, जिसके 7 मिलियन का एक प्रकार प्राइज मनी था, वो रदवान फोर्स कमांडर, वो मीटिंग ले रहा था बैरूत के अंदर और वो अंडरग्राउंड शेल्टर में था, मगर पिन पॉइंटेड टारगेट से उसको खत्म कर दिया और उसके साथ जो नंबर 2 था महमूद, वो भी मारा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब एक डर पैदा कर दिया है इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी कि हम आपके कमांडरों को चुन चुन के मारेंगे। अगर मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान ले जाऊं, जो म्यूनिख ओलंपिक 1972 में हुआ था, उसके बाद जैसे इजराइल ने, मोसाद ने जो इन्वॉल्व थे म्यूनिख ओलंपिक्स में, उनको एक चुन चुन के मारा था। अब फवाद शकूर के बाद सबने ये सोचा था हिजबुल्लाह जो है कोई एक बहुत बड़ा एक्शन करेगा इजराइल का, के वो खास हुआ नहीं, तो इन्होंने अभी इब्राहिम अकील को मार दिया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजराइल के पक्ष में है कि अब वो हिजबुल्लाह को इस हालात में ना छोड़े, क्योंकि वो ना तो उसका कोई डैमेज ज्यादा हुआ है और उसने आपने उसको हर्ट कर दिया, वो ज्यादा खतरनाक बनेगा आपको। तो ये चाहेगा कि अभी फोकस जो है हमास से हटके हिजबुल्लाह पे आए। हमास की इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं रहती, मगर ये समझना पड़ेगा जिस प्रकार से इजराइल लड़ा है गाजा पट्टी में, काफी बहुत अच्छा है। कोई भी वर्ल्ड में टनल डिफेंसेस के अगेंस्ट लड़ना बहुत मुश्किल है, मगर आज उसका फोकस हिजबुल्लाह पे है। वो हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करेगा, कितना कर सकेगा वो समय बताएगा, क्योंकि अगर उसने अभी हिजबुल्लाह को छोड़ दिया तो हिजबुल्लाह उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाला आने वाले समय में। और दूसरा होती रिबल, मुझे लगता है कि ये समझना कि हिजबुल्लाह के बाद उसका फोकस भी होती रिबल की तरफ जाएगा। उसने एक बड़ा अच्छा स्मार्ट मूव किया है। जब वो हमास के साथ लड़ रहा था तो उसने हिजबुल्लाह से ज्यादा
पंगा नहीं लिया कि भाई उसको पता था दोनों तरफ अगर हमले होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले उसने हमास की तरफ ज्यादातर फोकस किया। अब हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है, अब उसका फोकस पूरा हिजबुल्लाह पे है। और वाकई ये बात तो है कि कहीं ना कहीं ये जो नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को सूट करता है, लड़ाई बढ़े, और वो चाहता है लड़ाई का दायरा बढ़े, वो चाहता है ईरान इसके अंदर आए, क्योंकि ईरान अगर आता है तो सच्चाई यह है कि अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका अब पूरा टोटली इन्वॉल्व है अपने डोमेस्टिक स्पेशली इलेक्शन में नवंबर तक। अगर आप अमेरिका की सुने तो अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कोई ना कोई सीज फायर करा देंगे हमास और इजराइल के बीच में। वो तो होने वाला नहीं है जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई है, ये लड़ाई बढ़ने के चांसेस हैं। मगर ईरान के इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि बहुत नुकसान होगा अगर ईरान होगा। ईरान आज तक न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाया है, जबकि नॉर्थ कोरिया ने भी बना लिया, इजराइल ने भी बना लिया, भारत ने भी बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया। उसकी वजह यही है कि जब भी वो इस सिचुएशन पे पहुंचता है कि वो 93% से ज्यादा यूरेनियम रिच करे, जो उसकी सेंट्रीफ्यूगल है उसको बर्बाद कर देता है इजराइल अपने टारगेट के लिए उससे हिट करके लेजर से, और इसी प्रकार अमेरिका भी हेल्प करता है। तो सच्चाई यह है कि अब आप देखेंगे कि लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये ज्यादातर इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होगा, हमास के साथ कम होगा। कोई ट्रीटी होने के अभी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है होती रिबल के साथ भी अब आने वाले समय के अंदर काफी हद तक लड़ाई बढ़ने के चांसेस हैं। ईरान इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, मगर फर्क क्या पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ रहा है कि जो कमर्शियल शिप हैं वो नहीं आ पा रही रेड सी से मेडिटेरियन में, वो पूरा चक्कर काट के आ रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। वो 15 से 20% जो है आपके रेट बढ़ गए हैं, उसके बाद इंश्योरेंस बढ़ गई है। तो सच्चाई है पूरे वर्ल्ड को इसका नुकसान हो रहा है। भारत को तो हो ही रहा है, वर्ल्ड को हो रहा है कि पूरी फूड फ्यूल फर्टिलाइजर उनके रेट बढ़ गए। मगर ये सच्चाई है कि ये सोचे कि ये लड़ाई आने वाले समय में रुक जाएगी, ऐसे कुछ लक्षण नजर नहीं आ रहे। ऐसा लगता है इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह बहुत तेज होगा, और कहीं ना कहीं इजराइल वर्सेस होती रेबल का भी चांसेस हैं इसके अंदर बढ़ने का। राजीव डॉक्टर अनिल, ये चीज को जरा प्रकाश डालिए कि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीधी कह सकते हैं कि जंग हुआ था। उस जंग में इजराइल जो है न तो अपने बंधक सैनिक को छुड़ा पाया था, बल्कि उसे वापस जाना पड़ा था लेबनान से। तो बता रहे हैं लोग की जानकार बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्या लगता है कि हिजबुल्लाह समय का वेट कर रहा है पलटवार करने के लिए, या डर गया है जैसे सर बता रहे थे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको भी बड़ा एक प्रकार शौक लगा है जिस प्रकार से मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इजराइल ने। मगर ये सोचना कि हम रूल आउट करें कि हिजबुल्लाह जो है कमजोर है और हिजबुल्लाह डर जाएगा, वो किसी हद तक लगता है कि फबूज शकूर के बाद उसने रिटेलिएट नहीं किया। मगर उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी अगर आप कंपेयर करें हमास को, और हमास के साथ 1 साल हो गया नहीं जीत पाया, तो ऐसा नहीं लगता है इसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और 3 से 4 गुना ज्यादा है हमास से, क्योंकि ये हिजबुल्लाह एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, ये ज्यादा नजदीक है ईरान के, और इसकी ट्रेनिंग भी, इसको फंड भी, इसके हथियार भी बहुत बेटर हैं। हिजबुल्लाह अभी खत्म नहीं हुआ, हिजबुल्लाह बहुत बड़ी फाइट देगा इजराइल को, नुकसान इजराइल को भी होगा। जैसे एम्बेसडर साहब भी बता रहे थे कि जो नर्दर्न इजराइल है वहां से 60 से 70 हजार जो लोग पलायन कर गए क्योंकि बहुत बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो ये सोचना कि हिजबुल्लाह डर गया है या हिजबुल्लाह अब आगे लड़ नहीं पाएगा, शायद ये ना हो, क्योंकि हिजबुल्लाह पलटवार करेगा और हिजबुल्लाह के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और ईरान अपना सब कुछ उसके पीछे लगा देगा। ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, मगर वो नहीं चाहेगा कि हिजबुल्लाह की भी वही हालात हो जिस प्रकार से हमास की हुई है। तो मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह अभी भी काफी है उसके अंदर ताकत, अभी उसकी ने ताकत अपनी डिस्प्ले नहीं की है। डॉक्टर अनिल सर, मेरा सवाल आपसे है कि हसन नसरुल्लाह जो चीफ है हिजबुल्लाह का, उसने साफ तौर पर सीधी धमकी दी है कि अब बस हो गया, हम अपने हिसाब से अटैक करेंगे। तो क्या लगता है कि हिजबुल्लाह इंतजार कर रहा है, अटैक करेगा, या आपको लग रहा है कि इजराइल जो है पहले की तरफ फिर से लेबनान में एंट्री करेगा जमीनी फोर्स की बात करें तो? देखिए, ऐसा है कि जब उन्होंने कहा है, तो अभी कल हमने देखा कि हाइफा के ऊपर अटैक हुए इजराइल के अंदर, और डायरेक्ट अटैक उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर में इजराइल के।
पूरी खबर मैंने जैसे कहा कि आपको नहीं मिल सकती है वहाँ क्या हुआ है कैसा हुआ है, क्योंकि इजराइल मास्टर है इस वक्त ग्रे जोन वॉरफेयर में भी सबसे ज़्यादा। तो दूसरी चीज़ यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सुपीरियॉरिटी बहुत ज़बरदस्त है इसमें, और उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस, इसीलिए जब ये हमास की लड़ाई शुरू हुई थी तो ज़्यादातर लोगों का मानना था कि अगर इजराइल ने खाली हमास लीडर्स को, मिलिटेंट लीडर्स को टारगेट किया होता तो उसको ज़्यादा सक्सेस मिलती, दुनिया का सपोर्ट मिलता रहता। लेकिन चूंकि इतने सारे लोग मारे गए, अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि लेबनीज लोग मारे जा रहे हैं, हिजबुल्लाह के लोग इतने नहीं मारे जा रहे, उनके तो लीडर कोई मिलिटेंट, उनका जो कमांडर या कुछ इस तरह के लोग जो मारे गए, उससे उनकी नेचुरली प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में फर्क पड़ता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी लेबनीज जो हैं उनको मारने का हो सकता है कि उसका एक फ़ायदा इजराइल ये सोच रहा हो कि शायद है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, अवाम वहाँ का। तो जैसा हम देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी फ्रांस, दूसरे यूएसए, ये सारे कंट्रीज जो हैं फोकस कर रहे हैं कि ये इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई पूरा फुल फोर्स पे न जाए। और हिजबुल्लाह भी ये जानता है इस बात को कि आसान उसके लिए भी नहीं है, मतलब वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस बात से, इस लड़ाई से। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक साल में इजराइल की इकोनॉमी की हालत ख़राब हो चुकी है, अगर अमेरिका उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस, मिलिट्री असिस्टेंस नहीं देता है तो इजराइल की लड़ाई चल नहीं सकती, वो भी जानता है इस बात को। तो इसीलिए अभी जो पिछले हफ्ते में हमने देखा है, जो अमेरिकन प्रेशर आया है इजराइल के ऊपर में कि भाई इसको आगे ना बढ़ाओ, वो मैं समझता हूँ कि किसी ना किसी तरह से कोशिश रहेगी। लेकिन अगर एक दो बार और अटैक होते हैं, कुछ और उनके लीडर्स मारे जाते हैं, मान लो नसरल्लाह को ही खत्म कर देते हैं कुछ, या इस तरह होता है इजराइल का, क्यों कर सकता है। देखिए, आप तेहरान में जाकर के अगर इस्माइल हानिये को मार दिया तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के पास ये चीज़ तो डर तो बिठा दिया है। दूसरा चीज़, बिना कुछ करे आपने एक टेक्नोलॉजी के जरिए इतने सारे लोगों को मार दिया, पूरा कंट्री एक तरह से शॉक में है। तो इजराइल की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त इजराइल का एक अपर हैंड है इस वॉर के अंदर, दोनों जगह, चाहे आप हमास के खिलाफ देखें, चाहे यहाँ देखें हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेकिन अगर फुल फ्लेज लड़ाई होती है तो ऑर्डिनरी सिविलियंस बहुत ज्यादा मारे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों तरफ के, क्योंकि जिस वक्त बराज आती है पूरी तरह से, तो वो उनका चाहे डोम हो या कुछ हो, एवरीथिंग गेट्स टेकन केयर ऑफ। लेकिन जनरल सिवाज, हिजबुल्लाह का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इजराइल जो है गजा से वापस नहीं लौटता है तब तक उसके हमले जो हैं इजराइल पर जारी रहेंगे। क्या इजराइल में इतना दमखम है कि वो तीनों एच जो कहा जाता है, हमास, हूती, हिजबुल्लाह और प्लस ईरान तो है ही, उन सब का एक साथ मुकाबला कर पाए या एक साथ हमला कर पाए उन पर? देखो राजीव, बड़े सोच समझ के इजराइल ने भी कार्रवाई की थी कि जब 7 अक्टूबर के बाद उसने पलटवार किया हमास से, तो उसने कंटेन किया हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह से ज्यादा पंगा नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था अगर दो फ्रंट में लड़ाई होती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और होती रेबल तो वहां, क्योंकि अबरी 2000 किलोमीटर दूर है और बॉर्डर मिलता नहीं है, तो उसकी एक लिमिटेड ही आपको कैपेसिटी है इंटरफेयर करने की। अब वो मिसाइल तो फायर कर रहा है हाइपरसोनिक, मगर हिजबुल्लाह जो है उसके लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो जाता अगर वो लड़ाई दोनों तरफ करता, हमास वर्सेस हिजबुल्लाह, हमास और हिजबुल्लाह दोनों इकट्ठे अगर वार करते इजराइल पे। मगर इजराइल ने पहले हमास को टैकल किया, जब उसने देखा कि हमास की काफी हद तक मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म होगी, अब वो उसका फोकस हिजबुल्लाह पे है। अब वो हिजबुल्लाह को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, अगर उसने छोड़ दिया भी हिजबुल्लाह को तो हिजबुल्लाह तो और भी पावरफुल होगा, आने वाले समय में उसको बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। तो इसलिए वो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ता रहेगा, और हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि हम करेंगे। मैं उसका यही बता रहा हूँ कि फवाद शकूर जी, जनरल सिवाज, हिजबुल्लाह के जो जानकार हैं यह भी बता रहे हैं कि अब उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, मिसाइल आ गया है, और खासतौर से गाड़ी में फिट करके तकरीबन 300 किलोमीटर रेंज में फायर कर सकता है, जिसको रोकना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो तो समय बताएगा। हाँ। बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, जो आयरन डोम सिस्टम है, उसके साथ साथ पेट्रोइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका ने दिया है।
मगर ये भी सच्चाई 7 अक्टूबर को हुआ तो फेल तो हुए थे वो। ये समझ लो कि ये लड़ाई क्या मोड़ लेगी वो कुछ कहना मुश्किल है, मगर डिस्प्ले कर दिया है इजराइल ने कि उसकी जो रियल इंटेलिजेंस और उसके जो एक प्रकार टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी बहुत है। उसने जैसे इब्राहिम रियासी को मारा, वो हमास का लीडर था, तेहरान में मारा। उसके बाद इसने जिक्र फवूद शकूर को मारा, और इसके बाद अभी जो इसने इब्राहिम अकील को मारा। उसके बाद उसने पेजर्स और वॉकी टॉकी का एक प्रकार हमला करके पूरे उसमें लेबनान के अंदर हलबल मचा दी। मगर अभी तक हिजबुल्लाह उसके ऊपर इतनी जोरों से रिटेलिएट नहीं कर रहा है, और ये सोचें कि नहीं करेगा ये शायद नहीं है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता हिजबुल्लाह के साथ बातचीत हो इस समय, क्योंकि उसको पता है हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से बहुत ज्यादा है, और वो ज्यादा करीब है ईरान के, क्योंकि वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है। तो मुझे लगता नहीं कि वो इजराइल इसको छोड़ेगा, इजराइल इसके साथ लड़ाएगा, और इजराइल इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम करने की कोशिश करेगा आने वाले समय। कितना सक्सेसफुल होता है वो तो समय बताएगा। मगर जैसे एम्बेसडर साहब भी बता रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, और उससे आप देखें कि जो इजराइल की छवि थी कि इजराइल एक ऐसा देश है अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता, वो बरकरार हो रही है। 7 अक्टूबर को जो हुआ था तो सब ने कहा था कि यही वही मोसाद है जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंसी है, ये हो गया, उनको पता भी नहीं चला, हमास ने अंदर बढ़ के हमला किया। तो मुझे लगता है कि उसको मद्देनजर रखते हुए ये लड़ाई बढ़ेगी, और ये इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होनी है, और इजराइल मानने वाला नहीं। अमेरिका की भी, अमेरिका चाहता है किसी तरीके से इजराइल और हमास के बीच में कोई समझौता कराए। वो अब ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब वो जो होस्टेजेज हैं उनकी जो एक प्रकार से लाइफ है वो डेंजर में रहेगी, हमास के पास रहेंगे। मगर ये इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह बढ़ेगा, और हमास के साथ अभी कोई सीज फायर होने के चांसेस बड़े कम लगते हैं। होती रेबल अपने फायर करता रहेगा, वो रेड सी के अंदर सक्रिय रहेगा, और पूरी कमर्शियल शिप को एक बड़ा चैलेंज है, और इसलिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर बहुत एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है। राजीव, लेकिन सर डॉक्टर अनिल यह भी बताएं कि मोसाद की इतनी चर्चा हो रही है, इतना सक्सेसफुल रहा, लेकिन यह भी सच फैक्ट है कि अभी भी हमास के कब्जे में करीब 100 इजरायली बंधक जो हैं उसके पास हैं, आप उसे बाहर नहीं निकाल पाए, और इसके खिलाफ इजराइल में जबरदस्त पिछले कुछ दिनों प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ में। तो ये सबको देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो हालात है वहां पर ठीक होने के तरफ बढ़ रहे हैं कि और हालात बिगड़ने के चांसेस हैं? देखिए, हालात तो जब तक नहीं ठीक होंगे जब तक सीज फायर नहीं होती है, या सीज फायर की भी एक बड़ी कंडीशन है कि जो हॉस्टेजेस जितने बचे हुए हैं इनको निकाला जाए, बाहर छोड़ा जाए। अनकंडीशनल अगर होता है तो, अनकंडीशनल तो कुछ भी नहीं होता है इस तरह की लड़ाई में। उनके पास वही एक एस का है उनके पास में, तो वो उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहे हैं। क्या करते हैं वो, जैसा आपको पता है कि एक सोल्जर को छुड़ाने के लिए 1100 पैलेस्टीनियन रिलीज हुए थे एक बार। पिछली बार जब जो एक्सचेंज हुआ था उसमें फॉर एवरी पैलेस्टीनियन एवरी इजरायली 10 पैलेस्टीनियन को छोड़ा गया। अभी भी बातचीत यही चल रही है, तो किसको निकाला जाए, बरगूती, दूसरे बड़े लीडर्स भी अंदर हैं। तो हमास जो है वो वहाँ के, एक्चुअली मैं कहूँ कि हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ के इजराइल के जो लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स, उन्होंने नेतन्याहू को चैलेंज किया, खुद उनका डिफेंस मिनिस्टर उनको चैलेंज कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमास को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो अगर वो लोग ये बात बोल रहे हैं तो हमें इस बात को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सारी दुनिया ने यही कहा कि ये एक अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव है। नो डाउट उनकी कैपेसिटीज काफ़ी कम हो गई, लेकिन अगर आप देखें तो हिस्ट्री इस पैलेस्टाइन में जितनी बार भी आप देखें, जब भी इंतिफादा हुई, ऑर्डिनरी आदमी जो है वो एक बॉम्ब बन गया, समझ रहे हैं आप। तो उसके बाद में इसीलिए गाजा से इजराइल को निकलना पड़ा। तो ये जो सिचुएशन, फिर वॉर का रूप ही बदल जाएगा बाद में, क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट है। तो इसीलिए सब कहते हैं कि जब तक पैलेस्टीन इशू का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक ये बार बार ये बातें होती रहेंगी। और कितनी बार, 8-10 बार तो हो ही गए लगातार। तो इजराइल भी कोई सिक्योर नहीं है इस तरह से। तो ये जो डोमेस्टिकली वहाँ पे इस वक्त बड़ा डिसकंटेंट है। आप देखिए हजारों की मात्रा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा ट्रेड यूनियंस ने एकदम सब बंद कर दिया था, आपको पता है इस बारे में।
उनके लीडर्स ने छोड़ दिया, अप्रोच से मान नहीं रहे, उनकी जो दूसरे बेनी गांस वगैरह जो दूसरे लीडर्स थे। तो इंटरनली भी बहुत प्रॉब्लम इजराइल के अंदर भी है। लेकिन जब बात आती है इजराइल की एग्जिस्टेंस की, तो उस वक्त में सब इजराइल, सारे ज्यूज सारी दुनिया में सब वो एक हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मैं समझता हूँ इजराइल की है। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, पश्चिम एशिया के हालात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। थैंक यू सर।